तो वो आंकड़े नहीं है। तो जो आंकड़े के साथ जनगणना आखिरी हुई थी 1931 में, उसी जनगणना के डेटा के आधार पर भारत में अभी तक काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो भी जनगणना है वो कास्ट की नहीं है, कास्ट वाइज नहीं है। और जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसके पहले मैं ये बताना अपने लेक्चर में भूल गया, वो भी बहुत ज़रूरी फैक्ट है कि तमाम जो पार्टियां हैं जो अपने को दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के की पैरोकार कहती हैं, उन्होंने जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। इस पर मनमोहन सिंह की सरकार सहमत हो गई कि 2011 की जनगणना जो कराई जाएगी उसमें जातियों की गिनती की जाएगी। लेकिन 2011 की जनगणना जो 2010 में शुरू हुई, वो दरअसल जातिवार जनगणना नहीं हो पाई, डिस्पाइट ऑफ द एश्योरेंस बाय प्राइम मिनिस्टर, द देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर प्रणब मुखर्जी, द देन होम मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम, तीनों के आश्वासन के बावजूद लालू प्रसाद जी, शरद जी या तमाम जितने बड़े नेता ओबीसी के हैं या महाराष्ट्र के नेता भी थे, उनमें बिहार के भी नेता थे, सबने दबाव बनाया सरकार पर कि हर हालत में जातिवार जनगणना कराइए। लालू जी को और शरद जी को या नीतीश जी को, जितने लोग थे, आप जितने दलित, आदिवासी, ओबीसी नेताओं का नाम ले लीजिए, मायावती जी भी हैं उनमें, सबको यह आश्वासन दिया गया कि हम कराने जा रहे हैं। लेकिन इन नेताओं को एक तरह से बेवकूफ़ तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत समझदार नेता हैं ये लोग, लेकिन इनको एक तरह से नज़रअंदाज करके इनकी बातों को, और जनगणना जो की गई वो जाति की गिनती के बगैर की गई। अब बवाल मच गया कि जनगणना तो हो गई, डेटा पब्लिक नहीं हुआ था, अब क्या करें। तो उसमें सरकार ने मनमोहन सिंह की कहा कि हम एक सर्वे करा लेंगे। तो उन्होंने सामाजिक आर्थिक एक राष्ट्रीय सर्वे कराया और वो सर्वे 2013 के आसपास उसकी रिपोर्ट सबमिट की गई, जनगणना की रिपोर्ट के बहुत बाद। और वो सर्वे भारत के राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त के कार्यालय, उनके निर्देशन में नहीं हुआ। वह किसके निर्देशन में हुआ? वो भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय और नगर विकास मंत्रालय के नेतृत्व में हुआ, एनजीओ और कुछ संस्थानों के जरिए किया गया। तो उसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं मानी जाएगी, लेकिन सर्वे हुआ। 4000 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर दिया गया। ये काम आराम से जनगणना में ही किया जा सकता था, लेकिन यूपीए के अंदर जो बैठी हुई ताकतें हैं, खासकर जो जिनका मिजाज ब्राह्मणवादी है, जिनका विचार यथास्थितिवादी है, वो नहीं चाहती थी कि हो। तो बीजेपी में जो आज बैठे लोग हैं और जो कांग्रेस में बैठे लोग थे, दोनों का मिजाज एक ही जैसा था। हजारों करोड़ देश का खर्च कर देंगे लेकिन जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे। ये काम मनमोहन सिंह की सरकार ने भी किया और उसके दो बड़े खलनायक थे। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड, जिसको चैलेंज करना हो करे। उसके दो बड़े खलनायक थे, वो थे एक प्रणब मुखर्जी और दूसरे पी चिदम्बरम। इन्होंने सभी पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के नेताओं को एक तरह से झांसे में रखा और जातिवार जनगणना नहीं कराने दी, और अल्टीमेटली लोगों को ये तक भ्रम में डाल दिया, बिहार यूपी के पिछड़े दलित वर्ग के नेताओं को, कि जातिवार जनगणना हो चुकी है। इसलिए कई नेताओं ने 2015 के चुनाव से पहले ये तक नारा लगाया कि राष्ट्रीय जनगणना जो जाति की हुई थी उसके आंकड़े पब्लिक करो, जबकि आंकड़े थे ही नहीं। आंकड़े थे सर्वेक्षण के, और वो सर्वेक्षण के आंकड़े आज तक नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि बताया गया कि उसमें लाखों जातियां आ गई हैं, इसलिए उसका आंकड़ा कैसे आएगा। सवाल है कि मंडल कमीशन ने कुछ हजार जातियों की बात की थी, कितने हमारे यहाँ जातियां हैं? कुछ हजार। और ये कहा है कि हमारे यहाँ तो 40 लाख की जातियां हो गई हैं। अरे भाई, अगर यादव, कल्पना कीजिए, यादव कहीं गोप लिखता है, कहीं अहिर लिखता है, कहीं यादव लिखता है, कहीं यदुवंशी लिखता है, कहीं कुछ लिखता है, तो आप सबको अलग अलग कर देंगे? व्हाट नॉनसेंस। तो जातिवार जनगणना न कराने के पीछे ब्यूरोक्रेसी की चाल थी कि जातियों को, उनके जो उपजातियां हैं या उनके जो अलग अलग नाम हैं, उनको अलग अलग जाति के रूप में ट्रीट कर दो तो सारे ये बेवकूफ बनेंगे और जातिवार जनगणना न कराने का हम लॉजिक ढूंढ लेंगे। नहीं समझे? अब जैसे कुशवाहा है, कुशवाहा कहीं मौर्य लिखता है, कहीं कुशवाहा लिखता है, कहीं कुछ लिखता है, कहीं कुछ लिखता है, तो आप बताओ कि 36 जातियां हैं। किसे बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन ये समझदारी अगर पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं की नहीं है
तो वो जाहिर है उनके रहमो करम पर होंगे, जो वो कहेंगे वो मान लेंगे। तो इस देश में आमतौर पे दलित, आदिवासी, ओबीसी के नेता बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन वो अपनी सत्ता के लिए बुद्धिमानी करते हैं। वो अपने समाज के लिए अगर बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें, अपने बुद्धि का, तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो नहीं होने जा रहा है। आप लोग नौजवान हैं, आप लोग जब बड़े होंगे तब समझ में बात आएगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आप लोग कीजिए, आप लोग सही ढंग से राजनीति कीजिए, सही ढंग से समाज को समझिए। राजनीति बुरी चीज़ नहीं है, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ते कि उसकी दिशा सही हो। तो ये सब खेल हुआ है हाल के वर्षों में। दो छोटे सवाल है, क्या आजादी के 70 साल के बाद भी लगता है आपको कि धर्म या जाति आधारित आरक्षण ना होकर तो धर्म आधारित होना चाहिए, न कि आर्थिक? और अगर आर्थिक या आर्थिक न होकर धार्मिक होता है, जातिवाद होता है, तो क्या तेजस्वी यादव या चिराग पासवान जैसे समृद्ध लोगों को आरक्षण का लाभ मिला? इस पर तो बहुत साफ है कि आरक्षण जो भारत के संविधान में है वो जाति आधारित उस तरह से नहीं है। क्लासिकल अगर आप कहेंगे कास्ट बेस्ड है तो नहीं है। जैसा आपको मैंने अपने भाषण में बताया कि कई इलाकों में ब्राह्मणों को आरक्षण है, कई इलाकों में राजपूतों को आरक्षण है, कई इलाकों में वैश्य समुदाय के आरक्षण है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो ऐसा नहीं है। जो आरक्षण भारत में है दलित आदिवासियों को छोड़कर, दलित आदिवासी में यह है कैटेगराइज्ड है, क्योंकि वो कारण है पुणे पैक्ट। वो पुणे पैक्ट से आपकी सरकार बंधी हुई है। वो एक संकल्प है जो आज़ाद भारत की पहली सरकार ने संकल्प लिया था, क्योंकि अलग निर्वाचक मंडल की बात थी, उसको इनकार किया गया, उसको नज़रअंदाज करने के लिए ये काम किया गया। तो दलित और आदिवासियों का आरक्षण तो एक अलग। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर आधारित है, पहली बात। दूसरी बात कि जो बैकवर्डनेस है सोशियो एजुकेशनल, वो कोई गैर बराबरी को ख़त्म करने का, ये कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। यानी गरीबी ख़त्म करने की योजना नहीं है। ये समाज में जो सामाजिक और शैक्षिक कारणों से गैर बराबरी है उसको कम करने और लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की ये योजना है आरक्षण इसलिए नहीं है कि एक अपर कास्ट का आदमी जो गरीब है और उसके मुकाबले एक दलित और आदिवासी या ओबीसी जो थोड़ा सा 2 बीघा का जमीन उसके पास है। मान लीजिए एक आदमी है जो 3 बीघे का है और एक जो है 2 बीघे का है, एक अपर कास्ट है एक लोअर कास्ट है। तो इस आधार पर आप नहीं कह सकते कि लोअर कास्ट को आप अपर कास्ट को भी दे दीजिए आरक्षण और उसको मत दीजिए। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। क्यों? क्योंकि आप गिनती कीजिए, इसीलिए जनगणना की बात कर रहा हूं ना मैं, कि अपर कास्ट के लोग मीडिया में कितने हैं, अपर कास्ट के लोग ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, अपर कास्ट के लोग राजनीति में कितने हैं, अपर कास्ट के लोग बड़े पदों पर कितने हैं, अपर कास्ट के लोग जुडिशरी में कितने हैं, अपर कास्ट के लोग थिंक टैंक कितने चला रहे हैं, एकेडमिक्स में कितने हैं। तो वो जो ह्यूज गैर बराबरी समाज में है, उस गैर बराबरी को ख़त्म करने, हिस्सेदारी को देने, समाज को समरस बनाने, समाज में हमारी नफरत, जाति आधारित नफरत तभी खत्म होगी जब लोग बराबरी में बैठेंगे। नहीं तो एक ब्राह्मण कम्युनिटी का एक अनपढ़ लड़का भी बैठा है चारपाई पर, तो दलित कम्युनिटी का पीएचडी किया हुआ लड़का भी जाकर उसके नीचे बैठेगा। अभी भी भारत के गाँव में अनेक जगहों पर ऐसा है, लेकिन केरल में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं होगा, लेकिन आप बिहार यूपी में देखिए होगा। तो ये चीज़ को जब तक आप नहीं खत्म करेंगे तब तक कलुष नहीं खत्म होगा जो दिलों और दिमागों में सदियों से बैठा हुआ है। तो आरक्षण सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन पर आधारित योजना है और ये संवैधानिक है, इसलिए इसमें आर्थिक आधार पर ये हो ही नहीं सकता। जहाँ तक बड़े घर के लोगों का सवाल है, वो तो आप जानते हैं क्रीमी लेयर लागू है तो उन लोगों को नहीं मिलता है। अब बहुत लोग कह देते हैं SC ST छोड़कर ओबीसी में नहीं मिलता है बड़े लोगों को। जो आप बड़े लोगों की बात छोड़िए, साधारण लोगों को नहीं मिलता है। अभी आज ही मैं खबर देख रहा था कि एम्स के किसी डायरेक्टर और किसी के घर वालों को आरक्षण मिला, उस पर एक केस कर दिया गया है। लेकिन EWS में किसी पर केस नहीं होगा कि अपर कास्ट का ये आदमी है, इसने आरक्षण का दुरुपयोग किया है, ये आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है और इसने आरक्षण ले लिया। आपने EWS में कोई अब तक मुकदमा सुना है कि EWS के आदमी ने मिसयूज किया है प्रावधान का? नहीं। लेकिन दलित आदिवासी में यह है, ओबीसी में है,
क्रीमी लेयर अगर लागू हो गया दलित आदिवासी में, तो आप समझ लीजिए कि एसटी एसटी पर रोज मुकदमे होंगे। और निजी तौर पे मैं मानता हूं कि क्रीमी लेयर एक फ्रॉड है। बिल्कुल क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होना चाहिए था। आप सिर्फ एक एक्सेप्शन बनाते कि जो चीफ मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो आईएएस है, उसको न दिया जाए उसके बच्चों को, वो अपने भरण पोषण है। लेकिन कोई नौकरी कर रहा है आदमी, कोई पत्रकार है, कोई लेखक है, कोई बुद्धिजीवी है, कोई क्लर्क है, आप उसके बच्चे को रोक देते हैं कि इनको तो इतने रुपए आमदनी मिलती है 8 लाख रुपए आमदनी आज क्या है बताइए। मान लो उसको 12 लाख भी कर दोगे तो क्या है। क्रीमी लेयर इज ए फ्रॉड। और ये जो क्रीमी लेयर का फ्रॉड है, इसको संवैधानिक बना दिया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और इसको मीडिया ने चलाया था। क्रीमी लेयर शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है वो जुडिशरी ने नहीं किया, मीडिया ने किया। एंड मीडिया कौन लोग चलाते हैं देश में हम सब जानते हैं। तो उन लोगों ने क्रीमी लेयर शब्द यूज किया और इसके आधार पर फैसला आ गया। तो इंडियन जुडिशरी किस प्रकार की है वो तो हम सब जानते हैं। क्यों नहीं इंडियन जुडिशरी में दलित हैं, क्यों नहीं आदिवासी हैं, क्यों नहीं ओबीसी हैं, आप बताइए। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन थे, वो भी एक सिंबोलिज्म ही थे। हालांकि कांग्रेस ने अच्छा किया कि एक बहुत बड़े विद्वान को रखा, आज की तरह नहीं। आज के लोग जो रखे गए हैं वो बहुत बड़े विद्वान थे, उनको राष्ट्रपति बनाया। उस दौर में रॉबिन जेफरी नाम के मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर रिसर्च कर रहे थे इंडिया पर कि इंडियन मीडिया किस प्रकार का है। उनका नाम था रॉबिन जेफरी। रॉबिन जेफरी ने एक किताब लिखी है, इंडियाज न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन। ये किताब हर भाषा में है। उन्होंने लिखा कि मैं देश में घूम रहा था भारत में किताब लिखने के लिए, और भारत का राष्ट्रपति एक दलित था, लेकिन पूरे देश के मीडिया में मैं घूम गया, एक भी दलित मुझे संपादक नहीं मिला। और वही स्थिति आज तक है। ओबीसी के बहुत सारे नेता मिल जाएंगे, लेकिन ओबीसी का एडिटर आपको गिना चुना मिलेगा, बहुत गिने चुने मिलेंगे। यहां तक कि पत्रकार भी गिने चुने मिलेंगे। क्यों? ये समझने की बात है। इसलिए ये